बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाज़िर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का हमारा कोर्स जारी है, जिसका आज चौथा लेक्चर लेके मैं हाज़िर हुआ हूं, लेक्चर नंबर 4। हम ऑलरेडी फंक्शन लिमिट्स, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स देख चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं चेन रूल की जानिब। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक सिंपल डेरिवेटिव हम ले सकते हैं तो ये चेन रूल कहाँ से आया। तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से है कि लेट सपोज आपके पास कोई फंक्शन है। सही है। मैं कहूँ z एक फंक्शन है, ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है z x पे और y पे, और ये दोनों भी मज़ीद डिपेंड करते हैं t पे। तो मैं इस z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कैसे फाइंड आउट करूं। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड बनाया गया है इसको कहा जाता है चेन रूल। सही है। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो चेन रूल फिर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, dw। सही है। अभी w क्या है, ये वेरिएबल्स कौन से किस काम के हैं, ये मैं आपको अभी सब बताता हूँ। मैंने लिखा dw अपॉन dt। सही है। और ये बराबर है डावा f अपॉन डावा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा या फिर dx है। सही है। क्या है, dx। और ये dx कौन सा वाला है जो आप समझ रहे हैं, ये वही dx डेरिवेटिव्स वाला जो सिंपल डेरिवेटिव्स में इस्तेमाल होता था। फिर प्लस यही सेम चीज़ मगर अब विद रिस्पेक्ट टू y, यानी एक अनदर वेरिएबल डावा f अपॉन डावा y, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, अब यहाँ dx की जगह क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। सही है। ये फॉर्मूला है सिंपल। इस फॉर्मूले की मदद से हम इजली चेन रूल की मदद से किसी भी डिपेंडेंट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। अब इसके अंदर w क्या है, w वो आपके पास वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट। किस किस पे w डिपेंड कर रहा है भाई, x पे y पे। सही है भाई। ये क्या है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। t क्या है, t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, t किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। उसके अलावा जो x और y हैं वो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं जो कि w के पास होंगे। सही है भाई, फंक्शन के पास होंगे। अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन, जब हम इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि dw अपॉन dt निकालो इफ अगर आपके पास w एक्स वाई प्लस जेड के बराबर हो, x cos t के बराबर हो और y sin t के बराबर हो, और z जो है वो t के बराबर हो। और फिर कह रहे हैं व्हाट इज़ द डेरिवेटिव वैल्यू। कह रहे हैं कि फिर जो डेरिवेटिव निकाले उसकी वैल्यू क्या होगी जब t इज इक्वल्स टू आप 0 पुट करोगे। तो मेरी बात अगर आप लोग गौर से सुने तो यहाँ पे जो मैंने अभी कुछ थ्योरी की बातें बताई थी वो यहाँ प्रूव हो रही है। जैसे कि ये w मेरे पास एक फंक्शन है जो कि ये है फ़िलहाल, तो ये एक 3 वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन जो इसके वेरिएबल्स हैं वो ख़ुद भी डिपेंड कर रहे हैं किसी और वेरिएबल पे। जैसे x है तो x इज इक्वल्स टू cos t है, यानी ये x भी t पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद मुझे डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t ही निकालना है। तो इसी चीज़ के लिए सॉल्यूशन के लिए, इन्हीं चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास चेन रूल वजूद में आया। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे चेन रूल का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। क्या निकालना है मुझे, dw अपॉन dt निकालना है। फॉर्मूला मैंने पीछे थ्योरी में आपको पढ़ाया था। तो क्या था फॉर्मूला, अब फॉर्मूला है
डावा, सही है, डावा एफ, वहाँ था डावा एफ, लेकिन यहाँ पे तो एफ नहीं है, यहाँ फंक्शन किस नाम से यूज़ किया जा रहा है, डब्ल्यू, तो यहाँ हो जाएगा डावा डब्ल्यू अपॉन डावा। अब क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखा जाएगा जो आपके पास मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स वाई और जेड, तो पहला मैं ले लूँगा एक्स, सही है, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा डी एक्स अपॉन डी टी से, इसको मैं ऐड कर दूंगा डावा डब्ल्यू अपॉन डावा, अब x के बाद अगला वेरिएबल y है तो y आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा डी वाई अपॉन डी टी से, फिर उसके बाद वापसी प्लस, अब अगला वेरिएबल z है तो यानी डावा w अपॉन डावा z, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डी जेड अपॉन डी टी से। इसी तरीके से अगर 4 वेरिएबल होते तो मैं प्लस करके चौथा वेरिएबल भी ले लेता। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल चीज़ें पुट करो और आंसर निकालो। डावा एज इट इज़ रहेगा, डावा एक्स भी एज इट इज़, डब्ल्यू की जगह पे एक्स वाई प्लस जेड आ जाएगा, डी अपॉन डी टी एज इट इज़, एक्स की जगह पे कॉस टी आ जाएगा, फिर प्लस डावा अपॉन डावा वाई एज इट इज़, डब्ल्यू की जगह पे एक्स वाई प्लस का जेड आ जाएगा, डी अपॉन डी टी एज इट इज़, वाई की जगह पे साइन टी आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस डावा अपॉन डावा जेड एज इट इज़, डब्ल्यू की जगह पे एक्स वाई प्लस जेड आ जाएगा, और फिर डी अपॉन डी टी एज इट इज़, जेड की जगह पे सिर्फ और सिर्फ टी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहानी क्लियर है और सब लोगों को समझ आ रही होगी, सही है। तो अब क्या करें, अब विद रिस्पेक्ट टू x बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं सब कांस्टेंट हो जाएंगे, और ये पहले इस वाले हिस्से पे इस वाले क्या कहते हैं, पहले ये इस टर्म पे एक्स वाई की टर्म पे अप्लाई होगा, फिर उसके बाद दूसरी टर्म जेड पे अप्लाई होगा। जब एक्स वाई पे अप्लाई होगा तो वाई के रिस्पेक्ट से तो ये एक कांस्टेंट है, इसलिए एज इट इज उतर जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आंसर आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जेड के लिए आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल जो डेरिवेटिव होता था कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस साइन, सही है। एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लोगे तो 1 आएगा, तो लिखो ही ना। उसके बाद यहाँ पे अब विद रिस्पेक्ट टू वाई बात हो रही है, तो पहली टर्म जो है एक्स वाई, इस पे अप्लाई करोगे तो जो कांस्टेंट एक्स है वो एज इट इज मिल जाएगा, और ये जेड एक कांस्टेंट है इसलिए ये 0 मिल जाएगा। ये वाला कांस्टेंट किस लिए उतरा, क्योंकि ये कांस्टेंट एक वेरिएबल y से मल्टीप्लाई हो रहा था और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा था, इसलिए ये उतरा है। ये क्या है, ये वाला जो कांस्टेंट है z, ये अकेला है, इसके पास y नहीं है, अगर इसके पास भी y मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये भी उतरता, सही है भाई। तो अब उसके बाद सिंपल डेरिवेटिव लेना साइन टी का, तो ये आपको मिलता है कॉस टी, टी का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, वो 1 आएगा, तो लिखें ना तो बेहतर है। अब यहाँ पे z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना, तो अब ये x y के पास z नहीं है और उसके बाद प्लस का ऑपरेटर लगा, तो उसका मतलब डायरेक्टली 0 मिल जाएगा, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, तो वो तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या करें, यहाँ से बचा y, और ये y फिर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन टी से, तो ये बना माइनस वाई साइन टी। उसके बाद प्लस ये x बचा और फिर वो कॉस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं x कॉस टी लिख लूँ, और ये प्लस यहाँ से सिर्फ 1 बचा, सही है। अभी मेरे पास ये y है और y मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है साइन टी के बराबर है, तो मैं क्यों ना y की जगह पे साइन टी लिख लूँ, और ऑलरेडी उसके बाद साइन टी है, फिर प्लस x की जगह पे मैं कॉस टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया कॉस टी मल्टीप्लाई बाय कॉस टी, फिर प्लस का 1 एज इट इज। अब जब मैं ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा माइनस साइन इंटू साइन
साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस कॉस टी इंटू कॉस टी कॉस स्क्वायर टी, और ये प्लस का 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा, सब समझ आ रहा होगा। सही है। अब क्या कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली टी की वैल्यू पुट कर दूँ, या मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, मैं फॉर्मूला बना लूँ। जब फॉर्मूला बना करें ना तो आप फॉर्मूला बना लिया करें ताकि और इजी हो जाए। तो मैं इसको कॉस स्क्वायर टी को अगर पहले लिखूँ, फिर माइनस साइन स्क्वायर टी को लिखूँ, और ये बाद में +1 को लिखूँ, तो कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला है कॉस, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ये चीज़ तो लिखी हुई है cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, तो मैं यहाँ पे क्यों ना cos 2 थीटा है ना यहाँ, और यहाँ टी इस्तेमाल होता तो cos 2t प्लस का 1। सही है। अब ये तो मेरे पास dw/dt आ चुका है फाइनल, लेकिन मुझसे बाद में इन्होंने कहा था व्हाट इज द डेरिवेटिव वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूं, dw/dt। अब मुझे वैल्यू गिवन है ना, पॉइंट गिवन है, तो ये पॉइंट लिखने का तरीका है, क्या गिवन है, t इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू टी की जगह 1 प्लस का 1, cos 2 की वैल्यू 0 है, ये cos 2 इंटू 0। सही है। उसके बाद अगर मैं इसको मज़ीद देखूँ तो 2 0 0, तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस 1, और cos 0 की वैल्यू तो सबको याद होती है, वो मिलती है हमें 1। तो मेरे पास dw/dt एट t इज इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 फाइनल आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर है, सबको समझ आया होगा। नहीं समझ आया वापसी देखिए, समझे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बेशुमार आते हैं। हम बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैं आखिरी एग्जाम्पल एक करा रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेरे पास कहा जा रहा है कि w इज इक्वल्स टू 2y e की पावर x माइनस ln z, ये फंक्शन है। x का जो फंक्शन है वो मुझे ln t स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, जबकि y का जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है वो tan इनवर्स t दिया हुआ है, और z का फंक्शन मुझे e की पावर t दिया हुआ है, और t की वैल्यू मुझे गिवन है 1। सही है। तो अब मैं क्या करूं, मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है dw/dt एट t इज इक्वल्स टू 1, जब t की वैल्यू 1। यहाँ तक कहानी बहुत सिंपल है। अब ये चीज़ मैं निकालूं कैसे, बहुत आसान है भाई। चेन रूल का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले ही सवाल में हमने यूज़ करा है, तो उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। सही है। क्या है चेन रूल का फॉर्मूला, मुझे निकालना क्या है, dw/dt निकालना है। सही है। अच्छा, अब क्या करूं, अब आप लिखो डावा w क्यों, क्योंकि फंक्शन का नाम आपको w दिया हुआ है, अपॉन, अब जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स हैं वो काउंट करो, एक y है, एक x है और एक z है। तो आप सबसे पहले डावा x ले लो। अब यहाँ x लिया है तो आप dx अपॉन, यहाँ क्या है dt ना, तो आप यहाँ पे भी dt लिख लो, फिर डालो आप बीच में प्लस की साइन। अब वापसी लिखो डावा, उसके बाद वापसी आप लिखो w अपॉन, आप फिर से लिखो डावा। अब x चूंकि ले चुके हो तो अब आप क्या ले लो, अगला ले लो। सही है। तो अगला मैं y ले लेता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो dy/dt से। सही है। उसके बाद वापसी प्लस डालो। अब क्या करो, डावा w अपॉन डावा y के बाद अब z। अब यहाँ z लिया है तो यहाँ भी dz लेना पड़ेगा और अपॉन dt हो जाएगा। ये सिंपल मेरे पास
बेसिक फॉर्मूला था। सही है, अब इस फॉर्मूले में चीजें पुट कर दो और अपना आंसर फाइनल कर लो। बहुत सिंपल है। तो अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ dw अपॉन dt, डावा अपॉन डावा x, w की जगह पे 2/e⁻x माइनस ln z। सही है। उसके बाद d अपॉन dt एज इट इज, x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ln t² प्लस 1। ओके, अब प्लस डावा अपॉन डावा y एज इट इज, w की जगह मैं वापसी 2/e⁻x माइनस ln z लिखूँगा। उसके बाद d अपॉन dt एज इट इज, और अब मेरे पास क्या है y, और y मेरे पास है tan इनवर्स t। सही है। उसके बाद प्लस डावा अपॉन डावा y हो गया, तो अब क्या बचा z, और w की जगह मैं वापसी 2/e⁻x माइनस ln z पुट करूँगा, और d अपॉन dt तो लिखा रहूँगा। अब क्या पुट करूँ, z मेरे पास क्या है e⁻t। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब सिंपल से डेरिवेटिव्स निकालना, पार्शियल डेरिवेटिव्स और सिंपल डेरिवेटिव्स निकालना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x बात हो रही है, और x यहाँ आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा e⁻x, यानी ये ln z भी एक कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 2y भी एक कांस्टेंट ट्रीट होगा। अच्छा, यहाँ इस 2y के साथ e की पावर में x मौजूद है, इसलिए ये कैंसिल आउट, जीरो तो नहीं होगा, लेकिन इस ln z के पास x कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो ये डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा, लिखने की ही ज़रूरत नहीं है। सही है। तो मेरे पास क्या आएगा, 2y तो एज इट इज उतरेगा। अब e⁻x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, e⁻x ही आता है। सही है भाई, याद रखना हमेशा e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आता है। e⁻2x होगा तो एक बार e⁻2x एज इट इज उतरेगा, फिर इस 2x का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा जो कि 2 आता है, तो यानी 2e⁻2x। हमेशा फंक्शन जो होता है ना e के साथ अगर कुछ फंक्शन है तो वो एज इट इज उतरता है, उसके बाद उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई किया जाता है। इस केस में क्या है, e⁻x, तो एक बार एज इट इज उतरा। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो 1 आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं e⁻x। तो यहाँ ये कहानी है। सही है। उसके बाद ये तो 0 हो गया, तो गायब कर दो। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ln t² प्लस 1। सही है, और विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, तो ln का डेरिवेटिव भी आपको पता होगा। ln का डेरिवेटिव होता था ln x इज इक्वल्स टू, मैं बता देता हूँ, ln x इज इक्वल्स टू 1/x, ये डेरिवेटिव होता था। और उसके बाद वापसी dx अपॉन dx होता था, क्योंकि इस x का भी वापसी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे अब x तो नहीं है, यहाँ क्या है, t² प्लस 1 है, तो अच्छा वापसी t² प्लस 1 लिख लो। उसके बाद आपको वापसी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इस t² प्लस 1 का, तो अब क्या आएगा, 2t आ जाएगा। सही है, t² प्लस 1 का डेरिवेटिव 2t आएगा ना, d अपॉन dt t² प्लस 1, जब t² पे करोगे तो 2 नीचे, t की पावर में से 2 - 1 t, और 1 का डेरिवेटिव तो 0, तो 2t आएगा। वही 2t मैंने यहाँ लिख दिया। सही है। उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पे अब रिस्पेक्ट टू y बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास 2e⁻x एक कांस्टेंट के तौर पे एज इट इज रहेंगे, और y के रिस्पेक्ट से y का पार्शियल डेरिवेटिव 1 आएगा, तो वापसी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ है tan इनवर्स t। tan इनवर्स का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। सही है। क्या होता है tan इनवर्स का, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे मैं 1/1 प्लस, अब यहाँ पे x की जगह t है, तो मैं यहाँ पे भी t लिख दूंगा, और t का स्क्वायर। सही है भाई। अब क्या करूँ, मुझे एंगल का भी तो डेरिवेटिव लेना होता था, तो एंगल क्या है, t
टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आएगा, तो वापसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस, अब z की बात कर रहे हैं, ये रहा z, यहाँ कहीं z नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है ना, सिर्फ यहाँ z है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -ln z, तो आंसर आ जाएगा -1/z। और z का वापसी डेरिवेटिव लोगे तो 1 आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है भाई। उसके बाद e की पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैंने अभी बताया एक बार एज इट इज उतरता है, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। अब आप t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लोगे तो 1 आएगा, तो वो वापसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सबको आप कर दो अरेंज। सही है, तो ये 2 2s are 4 हो जाएगा। उसके बाद y e की पावर x अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद प्लस यहाँ पे ये 2 e की पावर x अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद प्लस माइनस माइनस e की पावर t अपॉन z। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब हमने सारे के सारे डेरिवेटिव्स निकाल लिए, सब अरेंज कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने देखा कि भाई y है, x है, और ये मुझे फंक्शंस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं पुट कर देता हूँ। सही है, तो ये 4 y की जगह पे tan इनवर्स t पुट कर दूँ, e की पावर x, तो e की पावर में x मेरे पास ln t स्क्वायर प्लस 1 है, तो पावर में ln t स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दूँ। सही है, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद प्लस, अब ये 2 e की पावर x, यानी e की पावर ln x प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1। सही है, और ये अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, माइनस e की पावर t, और t मेरे पास 1 गिवन है, तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ, अपॉन z मेरे पास क्या है, चलो अभी मैंने t कहीं पुट नहीं करा ना, तो यहाँ पे भी t ही रहने देता हूँ फिलहाल। सही है, अब z मेरे पास क्या है, z मेरे पास है e की पावर t, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर t। अब ये तो e की पावर t से e की पावर t डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ln नज़र आ रहा है पावर में, जब भी e की पावर ln हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये ln इस e को कैंसिल आउट कर देगा, और ये जो पावर थी e की पावर, वो उठ के नीचे आकर बेस बन जाएगी, यानी अब e हटाकर जो पावर है वो लिख दो। सेम कहानी यहाँ ln से e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4 tan इनवर्स t। मैंने क्या कहा, इस पावर को e की जगह लिख दो, क्योंकि ln ने e को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ आप टी स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे वही कहानी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, बचा क्या 4 tan इनवर्स t प्लस यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ -1 भी है, ओके, ये कट के -1 बचा था, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से -1 बचा। वैल्यू पुट करें एज t इज इक्वल्स टू 1। सही है भाई, t की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो मैं जब पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा 4, शिफ्ट दबाकर 10 दबाऊँगा, इन्वर्स t की जगह पे 1 पुट करूँगा, और उसके बाद +2 -1, तो मुझे आंसर, सॉरी ये कुछ गलती हो गई है शायद, अच्छा डिग्री में है, इस वजह से आंसर गलत आ रहा है, तो हम डायरेक्ट 10 इनवर्स 1 का आंसर देख लेते हैं, 45 होता है। सही है, क्या होता है 45। तो अब मैं क्या करूं भाई, मुझे तो आंसर रेडियन में चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे 45 को π/4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि रेडियन में अगर 45 डिग्री में और 1 डिग्री π/180 के बराबर होता है। सही है, तो इस हिसाब से 45 की जगह पे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास π/4 आएगा। सही है, तो मैं यहाँ पे 4
पाई बाय 4 लिख लूँ इसकी जगह, क्योंकि यहाँ 1 पुट करूँगा तो मेरे पास 45 आएगा और 45 रेडियंस में पाई बाय 4 के बराबर होता है। सही है। उसके बाद +2 - 1, तो आपके पास प्लस का 1 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर पाई +1 बचा। उम्मीद करता हूँ बहुत डिटेल में आराम से समझाया है। किसी की समझ नहीं आया तो वो वापसी वीडियो देखिए और कंप्लीट सवाल समझे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।